हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 टॉपिक 6.3 और इसका नाम है हीट एंड वर्क। इससे पहले हमने इंटरनल एनर्जी वाले टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया था। आज उसी डिटेल और सोफिस्टिकेटेड वे में हीट एंड वर्क को देखेंगे और लास्ट पे इसकी डेरिवेशन भी है वर्क की, तो उसे भी देखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शब्बीर। टॉपिक का नाम है हीट एंड वर्क। लेकिन हीट एंड वर्क को समझने से पहले हीट और वर्क होते क्या है और फिर इनका आपस में रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है, उसे समझने से पहले तुम लोगों को दो चीजों का पता होना जरूरी है, एक सिस्टम का और एक सराउंडिंग का। थर्मोडायनामिक्स में या साइंस में जो सिस्टम है उस चीज को बोला जाता है, जिस सब्जेक्ट को तुम लोग स्टडी कर रहे होते हो ना, वो तुम लोगों का सिस्टम होता है। इसकी डेफिनेशन तुम लोगों ने रिमेंबर रखनी है। द ऑब्जेक्ट विच इज अंडर स्टडी ऑब्जेक्ट को तुम लोग सिस्टम कहते हो, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट जिसे तुम लोग स्टडी कर रहे होते हो, उसके अलावा जितनी भी सारी चीजें वो तुम लोगों की सराउंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बुक को रीड कर रहा हूँ तो मेरा काम किस पे हो रहा है, अभी फोकस किस पे, बुक पे। तो बुक मेरा सिस्टम होगा और इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें, टेबल है, इर्द गिर्द की जितनी भी सारी चीजें, वो सराउंडिंग होगी। एक मैकेनिक है, वो मोटर की इंस्पेक्शन कर रहा है, काम कर रहा है वहां पे, तो मोटर को चूंकि वो फोकस किए हुए है तो मोटर उसका सिस्टम होगा और इर्द गिर्द की बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो सराउंडिंग। तो अंडर स्टडी ऑब्जेक्ट को तुम लोग सिस्टम बोलते हो और इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं उसे तुम लोग सराउंडिंग की कैटेगरी में पुट कर देते हो, ठीक है। डेफिनेशन दोबारा देख लो सिस्टम की। द ऑब्जेक्ट विच इज अंडर स्टडी इज नोन एज सिस्टम। जिस ऑब्जेक्ट को तुम लोगों ने फोकस किया हुआ है, जो तुम लोगों के अंडर कंसिडरेशन है या अंडर स्टडी है, उसे तुम लोग सिस्टम बोलोगे। और एवरीथिंग अदर देन सिस्टम, और सिस्टम के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी सराउंडिंग है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, नाउ बोथ वर्क एंड हीट। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ बोथ वर्क एंड हीट कॉरेस्पॉन्ड टू एनर्जी ट्रांसफर बाय सम मींस। कहता क्या है कि मैं डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल करते हुए वर्क को हीट में और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये इंटर कन्वर्टेबल है, हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले डेफिनेशन देख लो। इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क होता क्या और हीट किसे बोलते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क वो एनर्जी है जो ड्यू टू मैकेनिकल मोशन की वजह से, अगर किसी बॉडी के पास मैकेनिकल मोशन है ना, मैकेनिकल, तो उसकी वजह से जो उसके पास एनर्जी उसे मैं वर्क बोलता हूँ। जबकि हीट वो एनर्जी है जो कि फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जो एनर्जी फ्लो करती है उसे मैं हीट बोलता हूँ। जबकि मैं वर्क बोलता हूँ ये वो एनर्जी है जो कि मैकेनिकल मोशन की वजह से होती है। और यहाँ पे लिखता क्या है कि डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हम हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो थर्मोडायनामिक्स है ना, उसमें जो वर्क है ना, वो मेरे पास हाई ग्रेडेड एनर्जी से बोला जाता है, जबकि हीट को लो ग्रेडेड एनर्जी बोला जाता है। हाई ग्रेडेड का मतलब है ये ज्यादा वैल्यूएबल है, इसमें ज्यादा एनर्जी कंसंट्रेट है। जबकि हीट जिसे मैं लो ग्रेडेड एनर्जी बोलता हूँ, इसका मतलब है ये लो वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। जबकि जो वर्क है वो हाई वैल्यूएबल है, ठीक है। और यहाँ पे हम वर्क को हीट में तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को आसानी से हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को लो ग्रेडेड से हाई ग्रेडेड लेना ये मुश्किल चीज है। हाई ग्रेडेड से लो ग्रेडेड हम इजीली ले सकते हैं, लेकिन लो ग्रेडेड से हाई ग्रेडेड लेना ये मुश्किल चीज है। हम फॉर एग्जांपल, जब मैं हाथों को रब करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैकेनिकल मोशन है यहाँ पे मैकेनिकल मोशन, यानी वर्क का इस्तेमाल करते हुए जब मैं रब करता हूँ तो हीट जनरेट होती है। तो ये सिंपल तरीका था, वर्क को मैंने आसानी से हीट में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन हीट को वर्क में कन्वर्ट करना ये मुश्किल चीज है, और इसे हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हम स्पेशल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जिनका नाम है इंजन्स। तो सबसे पहले हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले जो इंजन इस्तेमाल किया उसका नाम है स्टीम इंजन, ठीक है। रिमेंबर, फॉर स्टीम इंजन द आइडिया ऑफ इंटर कन्वर्टेबिलिटी ऑफ हीट इनटू वर्क वाज फर्स्ट अप्लाइड टू अ स्टीम इंजन। ये जो आइडिया था हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का, ये सबसे पहले अप्लाई हुआ स्टीम इंजन में। स्टीम इंजन है क्या, मैं यहाँ पे बताता हूँ। वेयर इट वाज ऑब्वियस, वेयर इट वाज नेचुरल टू पंप हीट इन एंड गेट वर्क आउट। जहां पे वो कहता है कि हम सिंपली हीट को इन करते थे और वर्क को वहां से गेट करते थे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने डायग्राम नहीं है। मान के चलो ये मेरे पास बॉयलर है, बॉयलर में है मेरे पास लिक्विड, ठीक है, पानी है, और इस बॉयलर को मैंने एक पाइप के थ्रू इंजन या टरबाइन के साथ अटैच कर दिया। अच्छा, अब सिंपली यहाँ पे होगा क्या, मैं बॉयलर को हीट अप करूंगा तो बॉयलर में जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम इस पाइप के थ्रू जब इंजन या टरबाइन में जाएगा
तो वहां पे टरबाइन के साथ स्ट्राइक करेगा और टरबाइन को रोटेट करवाने लग पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली होगा क्या, मैंने हीट प्रोवाइड की, हीट की वजह से स्टीम बनी, स्टीम ने वहां पे टरबाइन को मूव करा दी, यानी वर्क वाली एनर्जी जनरेट करवा ली। तो यहाँ पे सिंपली मैंने हीट को वर्क में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्पेशल डिजाइन है, स्पेशल डिवाइस है, इसे मैं बोलता हूँ सिंपली स्टीम इंजन। अच्छा, अब ये जो मेरे पास बॉयलर है, इंजन है, ये पाइप है, ये बेसिकली मेरे पास क्या है, सिस्टम। ठीक है, ये मेरे पास सिस्टम है। स्टडी में तो बेसिकली इसे कर रहा हूँ, जो चीजें यहाँ पे हो रही है उसे स्टडी कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम में मैंने सिंपली हीट इन की और उसकी वजह से सिस्टम से मुझे आउटपुट में वर्क मिल गया, ऐसे भी देख सकते हो। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम, मैंने हीट इन की तो वहां से मुझे आउटपुट में वर्क मिल गया। ठीक है, ये सबसे पहले यही बात लिखते हैं, वेयर इट वाज नेचुरल टू पंप हीट इन। वहां पे सिंपली हम क्या करते हैं, स्टीम इंजन में हीट को इन करते हैं और वर्क मुझे आउटपुट में मिल जाता है। अच्छा, अब साइन कन्वेंशन है, कब मैं हीट को पॉजिटिव और नेगेटिव लूंगा और कब मैं वर्क को पॉजिटिव और नेगेटिव लूंगा। तो सबसे पहले हीट एनर्जी एंटर टू अ सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर हीट सिस्टम में एंटर करेगी, इस वाले केस में एंटर ही करेगी, तो अगर हीट सिस्टम में एंटर करेगी तो उस हीट को मैं क्यू के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, उस हीट को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। और अगर हीट सिस्टम से निकल रही है तो उसे मैं नेगेटिव लूंगा। अच्छा, हीट अगर सिस्टम में एंटर करे, या तुम लोगों ने पहले केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट जैसे वो एंटर करती है उन्हें एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है, और ऐसे प्रोसेसेस जिनमें हीट जैसे वो सिस्टम से निकलती है उसे एक्सोथर्मिक बोला जाता है। ये बहरहाल ये टॉपिक से रिलेट नहीं करता, वैसे मैंने थोड़ा सा रिमाइंड करवाने के लिए। अगर हीट सिस्टम में एंटर करेगी उसे मैं पॉजिटिव लूंगा, और अगर एक्सिट करेगी उसे मैं नेगेटिव। ये सिस्टम है, सिस्टम में अगर हीट एंटर करेगी टेकन एज पॉजिटिव, अगर हीट एक्सिट करेगी निकलेगी वहां से तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। अच्छा, अब साइन कन्वेंशन है वर्क की, क्या वर्क को कब पॉजिटिव लेंगे और वर्क को कब नेगेटिव लेंगे। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर जो सिस्टम के ऊपर वर्क डन होगा, और करेगा कौन, ऑब्वियसली सराउंडिंग करेगी। सिस्टम के ऊपर है तो बाकी जितनी भी चीजें बच जाती है वो सराउंडिंग होती है। और अगर वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेगा तो उस वर्क को मैं नेगेटिव लूंगा। और अगर होगा वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करेगा किस पे, सराउंडिंग पे, ऑब्वियसली। अगर वर्क डन करेगा वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग तो उसे मैं पॉजिटिव लूंगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। मान के चलिए ये मेरे पास है सिलेंडर और ये इसका पिस्टन है, और यहाँ पे बेसिकली मेरे पास है गैस इनक्लोज। गैस मेरे पास है यहाँ पे सिस्टम, गैस मेरे पास सिस्टम है, बाकी सारी की सारी चीजें सराउंडिंग है। अब होता क्या, मैं ऊपर से लगाता हूँ फोर्स, फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, पिस्टन नीचे जाएगा। तो पिस्टन के नीचे जाने का मतलब है कि यहाँ पे मैं गैस के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, है ना। मैं भी सराउंडिंग में आऊंगा। ये गैस मेरे पास सिस्टम है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं या कोई भी चीज है वो क्या कर रहे हैं, गैस के ऊपर जो कि मेरा सिस्टम है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो इस वर्क को मैं नेगेटिव लूंगा। अगर जो सिस्टम के ऊपर वर्क होगा उसे मैं नेगेटिव लूंगा। और अब वही गैस मेरे पास कंप्रेस हो गई और मैंने दबाव जो है वो प्रेशर लगाना बंद कर दिया है, तो अब होगा क्या, ये जो इनक्लोज गैस है ये करेगी एक्सपैंड। ठीक है, ये क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी और उससे क्या होगा, एक्सपैंड करेगी और पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरे पास गैस है, जो मेरा सिस्टम है वो अब वर्क कर रही है, उसकी वजह से पिस्टन ऊपर जा रहा है। अब वो वर्क कर रही है सराउंडिंग के ऊपर, तो ये जो सिस्टम वर्क कर रहा है इस वर्क को मैं पॉजिटिव लूंगा, और अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है उसे मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक है, तो ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हैं। ऑन में पहले नेगेटिव वाली फीलिंग आ रही है ना एन से, तो अगर ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव, और अगर बाय द सिस्टम है इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। रिमेंबर इसे ब्लड प्रेशर के तौर पे रिमेंबर रख सकते हो। ठीक है, बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ब्लड प्रेशर बाय द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव, और इसे ऑन तो वैसे फील आ रही है, नेगेटिव वाली फील आ रही है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, ये स्टीम इंजन का बस उसमें पैराग्राफ मेंशन किया था तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ, छोटी सी डेरिवेशन है वर्क के लिए, उसे देखते हैं। इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। अच्छा, ना आप वर्क की डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, अब यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, कंसीडर अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1। मान के चलो गैस है वो एक सिलेंडर में इनक्लोज है इस तरीके से कि उसका जो पिस्टन है ना वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब यहाँ पे एनर्जी वेस्टेज नहीं होने वाली। और ये जो पिस्टन है इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इसका जो भी एरिया होगा वो है ए इसका है क्रॉस सेक्शनल एरिया, कुछ ऐसा होगा 2D में, है ना। तो जो भी इसका एरिया होगा ये वाला, ये है ए। ठीक है, अच्छा अब क्या है, इन इक्विलिब्रियम।
फोर्स एफ एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन इज पी ए। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम में जो गैस है वो फोर्स एक्सर्ट करेगी, इसमें मौजूद जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तुम लोगों को पता ही है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ये जाएंगे पिस्टन के साथ स्ट्राइक करेंगे, दीवारों के साथ स्ट्राइक करेंगे, तो वहां पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन पे फोर्स भी एक्सर्ट करेगी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से मेरे पास फोर्स क्या आएगी, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स कितनी लग रही है, जितना इसका एरिया, जितना प्रेशर लग रहा है, प्रेशर इनटू एरिया मेरे पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। इन इक्विलिब्रियम फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन इज P इंटू ए। तो यहाँ पे सिंपली मेरे पास क्या होगा, फोर्स मेरे पास P इंटू ए के बराबर हो जाएगा, एरिया इधर आकर मल्टीप्लाई। तो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी गैस पिस्टन के ऊपर या थ्रू आउट द सिलेंडर, वो मेरे पास P इंटू ए। ठीक है, अब क्या होगा, इस फोर्स की वजह से ये जो गैस फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो अब वही मैंने फाइंड आउट करना है। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, अब अगर मैंने ये देखना है कि गैस ने, मेरे सिस्टम ने कितना वर्क किया इस पिस्टन के ऊपर, मतलब क्या होगा, फोर्स लग रही है, फोर्स की वजह से पिस्टन ऊपर जाएगा, तो कितना वर्क किया उसका फॉर्मूला है सिंपल F इंटू डी। लेकिन तुम लोगों को बच्चों पता है कि ये जो फोर्स है, ये जो वर्क है, ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब फोर्स मेरे पास क्या हो, कांस्टेंट। अब मुझे क्या करना है, किसी तरीके से ये अज्यूम करना है कि ये जो गैस है, ये जो फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो कांस्टेंट हो, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब अगर नॉर्मल केसेस में क्या होता है ना, कि अगर यहाँ पे इसमें मौजूद गैस है उससे मैं छोड़ूं तो शुरू में पिस्टन बड़ी ज्यादा स्पीड से ऊपर मूव करेगा और जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाता है उसकी स्पीड कम होती जाती है पिस्टन की। अज्यूम किया जा सकता है ऐसा, मतलब शुरू में क्या फोर्स बहुत ज्यादा लग रही है और बाद में फोर्स कम होती जा रही है। मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वर्क का ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट रखना चाहता हूं, इस केस में जो गैस फोर्स एक्सर्ट करेगी, अगर मैं उसे कांस्टेंट रखना चाहता हूं तो कुछ असम्पशन है। वो क्या है, फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए फॉर दिस वी अज्यूम दैट, इसके लिए हम अज्यूम करेंगे कि जो गैस है, द गैस एक्सपेंड्स वेरी स्लोली। ये जो गैस है ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रही है, तो उससे होगा क्या, पिस्टन बड़ी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएगा। गैस एक्सपैंड वेरी स्लोली सो इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ताकि वो इक्विलिब्रियम में क्या आता है उसे नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले असम्पशन तो ये है कि गैस एक्सपैंड्स वेरी स्लोली, और दूसरा क्या है, नाउ एज अ पिस्टन मूव थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा वाई, और दूसरा हम ये अज्यूम करेंगे कि जो पिस्टन है इसे बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कराएंगे, मतलब ये जो बहुत थोड़ा सा ऊपर जाएगा डेल्टा वाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऊपर जाने के लिए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पिस्टन को यहाँ से पता नहीं किधर पहुंचा दिया उसके लिए वर्क डन, ना ना ना। तो बड़ा एक तो आहिस्ता आहिस्ता मूव कराना है पिस्टन को, गैस एक्सपैंड करेगी स्लोली, पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करेगा, और जब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा तो उसके लिए हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, इन सारी असम्पशंस का फायदा क्या होगा, पहली तो बात यह है कि पहली असम्पशन है मूव्स वेरी स्लोली, पिस्टन है वो मूव्स कर रहा है वेरी स्लोली, और दूसरा क्या है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम मूव कराएंगे पिस्टन को। इन दोनों असम्पशन से एक ये होता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब क्या ही किया, पिस्टन को आहिस्ता आहिस्ता बड़े थोड़े से डिस्टेंस पे मूव करा दिया, तो ये डेल्टा वाई डिस्टेंस, बड़ा थोड़ा डिस्टेंस हमने पिस्टन को मूव कराया। तो इतने थोड़े से डिस्टेंस पे और इंतहाई आहिस्ता मूव कराने में क्या होगा, जो यहाँ पे और यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों पॉइंट पे जो वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा वो तकरीबन निग्लेक्टेबल होगा, हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। एक तो हमने आहिस्ता आहिस्ता मूव कराया है ना, और दूसरा वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वेलोसिटीज का वो निग्लेक्टेबल हम कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। और अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो भी फिर जीरो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन जीरो। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जब भी किसी बॉडी में एक्सेलरेशन होता है तब उसमें नेट फोर्स लगती है, और अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो नेट फोर्स भी नहीं लगेगी। एक्सेलरेशन जीरो, F इक्वल्स m into a, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू m into a, एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स लगने वाली जीरो। अब यहाँ पे पिस्टन के ऊपर नेट फोर्स लग कौन सी रही है, एक तो गैस है ना, एक तो गैस बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है एक्सपेंशन की वजह से, और एक दूसरा एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ ऊपर से एटमॉस्फेरिक फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स, या जो भी तुम लोगों ने यहाँ पे वेट वगैरह रखा होगा, जो भी एक्सटर्नली फोर्स लग रही है एक वो है,
और एक गैस फोर्स लगा रही है। दो ही फोर्सेज हैं, एक तो एक्सटर्नल फोर्स है, दूसरी क्या है जो गैस एक्सपेंशन की वजह से फोर्स लगा रही है। नेट फोर्स मेरे पास होगी एक्सटर्नल फोर्स माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस। अच्छा ये चीजें रिमेंबर रखनी है बस, ठीक है, ये पार्ट ऑफ टॉपिक नहीं है, मतलब तुम लोगों ने लोन के तौर पे नहीं इसमें इसे डालना, बस ये मैं समझाने के लिए। इन दोनों जंक्शंस का फायदा क्या, वेरी स्लोली मूव कराना और स्मॉल डिस्टेंस के लिए मूव कराना। इससे होगा क्या, मेरे पास फोर्स कांस्टेंट होगी। कैसे, वही मैं बता रहा था, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स की कौन कौन सी लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स माइनस ये जो गैस की एक्सपेंशन की वजह से फोर्स है ये इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक्सटर्नल फोर्स मेरे पास सिंपली ये जो गैस फोर्स लगा रही है इसके बराबर आ जाएगी। तो अब जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ वो तो कांस्टेंट है, मैंने कोई ना कोई कांस्टेंट वेट इसके ऊपर रखा होगा, या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रही। अगर ये वाली फोर्स कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली हेंस प्रूवन कि ये वाली फोर्स भी कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये नहीं चेंज हो रही तो वो भी नहीं चेंज होगी। तो यहां से अगर मैं ये असम्पशन करता हूं मूव्स वेरी स्लोली और मूव्स थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो अल्टीमेटली जो फोर्स है वो मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगी। और जब ये फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी इन दो जंक्शंस के साथ, तो वर्क डन मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ इनटू डी। अच्छा कितनी फोर्स लगा रही है गैस, इट विल बी इक्वल टू पी इनटू ए। और वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए मूव कर रहा है डेल्टा वाई, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास डेल्टा वाई के बराबर हो जाएगा। सारी वैल्यूज को मैं सिंपली यहाँ पे पुट करूंगा। सो फोर्स की जगह P इंटू ए और डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल्टा वाई, ठीक है। अब एरिया इंटू डेल्टा वाई मेरे पास होगा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब पहले पिस्टन यहाँ पे था, इसका एरिया है ए, अब पिस्टन आ गया जी मूव करके एक्सपैंड करके यहाँ पे, डेल्टा वाई डिस्टेंस कवर किया। अब एरिया इंटू डेल्टा वाई करूंगा तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। एरिया को डेल्टा वाई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ। तो एरिया इंटू डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा वी। तो यहाँ से वर्क डन मेरे पास आ गया P इंटू डेल्टा वी। अब नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, इन सारी चीजों को नोट डाउन करो, मैं यहीं पे लिखूंगा, ग्राफ छोटा सा पॉइंट है उसे अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। अब ग्राफिकली वर्क डन फाइंड आउट करने का तरीका हम देखेंगे। अच्छा ये जो वर्क का फॉर्मूला है P इंटू डेल्टा वी, ये वर्क का फॉर्मूला भी सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट हो। फोर्स कांस्टेंट थी तो वहीं से प्रेशर भी कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो तब ये वाला फॉर्मूला वर्क का वैलिड है। तो अब यहाँ पे मैंने ग्राफ को शो करा है कांस्टेंट प्रेशर का। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये मेरे पास है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम आ गई मेरे पास। अब मैंने प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए मैंने वर्क डन को फाइंड आउट करना है। देखो अगर मैं इस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के अंदर का एरिया फाइंड आउट करूं, इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है अगर मैं वो फाइंड आउट करूं, तो एरिया कैसे, ये मेरे पास बन रही है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ है मेरे पास P, ठीक है, लेंथ में तो मेरे पास, अगर इससे मैं लेंथ क्या लेता हूँ इससे मैं विड्थ क्या लेता हूँ, तो लेंथ में है मेरे पास P और विड्थ में यहाँ पे मेरे पास है चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम V1, यहाँ पे वॉल्यूम V2, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, और विड्थ में मेरे पास है डेल्टा V। अब P इंटू डेल्टा V तो मेरे पास वर्क डन होता है, तो यहाँ से मेरे पास वर्क डन आ गया एरिया के बराबर। मतलब सिंपली क्या होगा, अगर मेरे पास पीवी डायग्राम मौजूद है तो इस पीवी डायग्राम के अंदर जो भी एरिया आ रहा है अगर मैं वो एरिया फाइंड आउट कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा वर्क डन। तो बस यही एक इसका पॉइंट है, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम इक्वल्स टू वर्क डन बाय द गैस। तो ये मेरे पास आ जाएगा कि गैस ने कितना वर्क डन किया। तो बच्चों ये था आज का इंट्रोडक्टिव लेक्चर, होप सो कि तुम लोगों को पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।